हेलो लर्नर्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 फेडरलिज्म। ये पार्ट 2 है और मुझे लगता है कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और पार्ट 1 देखने से पहले पावर शेयरिंग जरूर पढ़ा होगा। तो आपको क्या समझ में आया? लास्ट में हमने एक मैप वाला क्वेश्चन किया था, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, उसको देख लेना। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, क्या क्या चीजें हैं, आइए पढ़ते हैं। तो हमने पहले देखा कि कैसे कैसे जो स्मॉल कंट्री है बेल्जियम जैसे एंड श्रीलंका जैसे, वहां पर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज वहां पर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कैसी? अलग अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां पर रहते हैं। ये जब छोटी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वहीं इंडिया इंडिया तो एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा ही भाषाएं। श्रीलंका और बेल्जियम के केस में गिनी चुनी भाषाएं थी जिनको हम गिन सकते थे, लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं, हजारों बोलियां हैं और रिलीजन, रीजन, सब कुछ यहाँ अलग अलग है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को करेंगे अपनी कंट्री इंडिया में? तो बिगिन करते हैं हम अपनी पढ़ाई को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इंडिया इमर्ज हुआ था एक इंडिपेंडेंट नेशन के बाद में आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। हमने देखा कि जब हमें आजादी मिली उससे पहले कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत सारे हमारे जो वीर थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी हमारे आजादी के लिए। और जिस टाइम पार्टीशन हो रहा था उस रात बहुत सारे हिंदू इंडिया आए, कुछ मुस्लिम पाकिस्तान गए, कुछ इधर आए कुछ उधर आए। इस इधर उधर के चक्कर में बहुत दंगे हुए और बेकसूरों की जान भी गई। तो इस वजह से ये पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन रहा। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो पहले इंडिया में नहीं आना चाह रही थी, ना पाकिस्तान जाना चाह रही थी, वो अपना एक देश बनाना चाह रही थी। आखिरकार वो हमारी कंट्री का हिस्सा बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस बात को याद रखिएगा, हमारे संविधान में लिखा है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का यूनियन है हमारा इंडिया। ऑल्दो इट डज नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। हमारे संविधान में फेडरेशन नाम का शब्द नहीं है, हमने यूनियन शब्द को यूज किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन यूनियन जो बेस्ड है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो वर्ड है फेडरेशन हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। वीडियो 1 यानी कि इसी चैप्टर के पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ 7 फीचर्स बताए थे फेडरलिज्म के, एंड वो सारे जो फीचर्स थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लिखा था कि हमारे यहाँ 2 टीयर सिस्टम होगी, यानी एक यूनियन गवर्नमेंट होगी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करेगी यूनियन ऑफ इंडिया को, और दूसरी होगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। लेकिन आगे जाके एक तीसरा टीयर ऑफ फेडरलिज्म इसको ऐड किया गया था। ये थी लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, ठीक है, नगर नगर निगम वगैरह। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स enjoy सेपरेट jurisdiction। जैसा कि मैंने आपको पहले समझा चुका है, ये जो अलग अलग ये जो लेबल होते हैं सरकार के, इनका अपना अपना एक jurisdiction होता है। jurisdiction के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पार्ट 1 में बताया है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली हमको प्रोवाइड किया है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट है, यानी 3 प्रकार की लिस्ट है। इसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर जो पर्टिकुलर सरकारें हैं वो नियम कानून वगैरह बनाएंगी। पहली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं?
तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे डिफेंस का एग्जांपल दिया था मैंने पार्ट 1 में आपको, डिफेंस हो गया कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स हो गए। अब देखो हमारी जो भी फॉरेन को लेके पॉलिसीज होती हैं, जैसे रशिया के साथ हमें व्यापार करना है कि नहीं करना, यूएसए से हमें अपने संबंध रखने हैं कि नहीं रखने, फ्रांस से हमें कुछ मिसाइल वगैरह खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, इस तरह के निर्णय ऐसा थोड़ा है कि उत्तर प्रदेश अपने निर्णय ले लेगा, तमिलनाडु अपने ले लेगा, ऐसा नहीं होता। डिफेंस पूरे इंडिया का है, तो ये सब चीजें किसके हाथ में, यूनियन के हाथ में है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि हमें इनके अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं कि यूपी का अपना अलग बैंक है या तमिलनाडु का अपना बैंक है तो वो कुछ और पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो इससे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें पूरा इंडिया के अंदर रूल सेम होने चाहिए, इसीलिए ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपने अकेले में लॉज बना सकती है इन ऊपर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर। अब स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए मायने रखते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कानून है वो यूनियन भी बना सकती है। अगर मान लीजिए कोई कानून सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कुछ भी कह लो इन्होंने बनाए और स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आते हैं और बीच में हो जाती है इनकी लड़ाई टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो कौन सा माना जाएगा, किसका कानून माना जाएगा, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा, हमेशा याद रखना। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी तो होंगे जो ना तो स्टेट लिस्ट में आए ना यूनियन लिस्ट में आए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि जो भी बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आते उनके ऊपर कानून बनाने की अधिकार दी जाएगी यूनियन गवर्नमेंट को। इनको हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, बचे कुचे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे। हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो फेडरेशन वाली कंट्रीज होती हैं जो होल्डिंग टुगेदर के माध्यम से बनती हैं, मैंने आपको ये भी बताया था फेडरेशन बनाने के लिए दो प्रकार के रूट है, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ कंट्री जिसने फेडरेशन बनाया। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं, उनको इक्वल पावर्स नहीं दी जाती है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें जाए तो हर स्टेट को इंडियन यूनियन के अंदर सेम पावर नहीं दी गई है। जैसे कुछ स्टेट हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। और सर्टेन प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 371 जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, जो फिलहाल अभी हटा दिया गया है उसको, काफी अच्छी चीज जो हुई है ये। अब क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि यहाँ पर ऐसा करना पड़ा इनको स्पेशल प्रोविजंस। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस अभी भी है। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 371 और 335 ए हट गया है और ये जो स्पेशल पावर्स हैं इनको एंजॉय किया जाता है ताकि प्रोटेक्शन हो इनके लैंड की, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन हो एंड इनके कल्चर की हो, और यहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो कुल मिला के ये काफी ज्यादा पिछड़ी हुई जगह है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसलिए इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। Indians who are not a permanent resident of this state cannot buy land or house here। और इन कानून के तहत इंडिया के कोई दूसरी स्टेट का व्यक्ति जो कि यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो इन स्टेट्स में जाके, जैसे पहले यही था जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी व्यक्ति घर जमीन नहीं ले सकता था, लेकिन अब जब से ये आर्टिकल्स हटे हैं आप भी जाके जम्मू कश्मीर में अपने लिए जमीन खरीद सकते हो, अपना कुछ काम कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि इससे क्या फायदा हुआ, तो देखो आप लोग नहीं जा रहे हो, लेकिन इससे ये फायदा हुआ कि कोई भी कंपनी का मालिक वहां जाके जमीन खरीदेगा और अपना एक प्लांट बना देगा, फैक्ट्री डाल देगा, तो वहां के लोकल लोगों को वहां से रोजगार मिलेगा, उस जगह का यानी जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा। और हमने ये देखा भी, आप लोग न्यूज सुना करो बच्चों, कि जब से आर्टिकल 371 हटा है तब से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे क्या जम्मू एंड कश्मीर आपको पता होगा अलग अलग
यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, वह बहुत सारे हमें प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आप देखना 5 से 10 साल में जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदल जाएगा और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें वहां देखने को मिलेगा। देखिए, इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो काफी ज्यादा छोटी हैं एरिया में, जिसकी वजह से उनको बहुत कम पावर दी जाती है और इसी वजह से उनको किसी और स्टेट के अंदर भी नहीं मिलाया जा सकता। जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, ये सब यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। ये काफी ज्यादा छोटी हैं, इनको स्टेट का पावर नहीं दिया गया है, ये यूनियन टेरिटरीज है, हिंदी में इनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। एंड इनके ऊपर जो सरकार चलाई जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, स्पेशल पावर्स होती हैं केंद्र सरकार के पास। और ये जो शेयरिंग ऑफ पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये बेसिक होती है टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखो, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव करना आसान नहीं है, चेंजेस लाना आसान नहीं है। वैसे ही जो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है केंद्र और राज्य सरकार का, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए इसमें चेंज लाना आसान नहीं है। पार्लियामेंट इसके अंदर खुद से कोई भी चेंज नहीं ला सकता, और कोई भी चेंज अगर इसमें आपको लेके आना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही हाउसेस में पार्लियामेंट के इस चीज को स्पेशल मेजोरिटी, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए ही चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होनी चाहिए ये बात, अगर आपको कुछ भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस लेके आने हैं। And then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। फिर जो आपकी स्टेट्स है, मान लो 28 है, तो करीबन उसकी हाफ यानी 14 स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर है उनके द्वारा भी रेटिफाई किया जाएगा। इस सब के बीच में जो जुडिशरी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो देखेगा इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का और प्रोसीजर्स का। अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होती है पावर के डिवीजन को लेके, तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही के पास पावर होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर सके, टैक्सेस लगा सके, ताकि उनके पास कुछ पैसा आए अपनी अपनी सरकार चलाने का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब हम देंगे। देखिए, पोखरण ये वो प्लेस है राजस्थान के अंदर, एक जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करवाया गया था सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर मान लीजिए राजस्थान में ये पोखरण जगह पड़ती है और राजस्थान की सरकार बोल देती कि हम ये टेस्ट करने की अनुमति नहीं दे रहे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ टेस्ट कर पाती, या फिर ये बोल लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट रोक सकती थी इस न्यूक्लियर टेस्ट को होने से? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है। और जब बात आती है नेशन की, पूरे इंडिया की जब बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इसलिए कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकती डिफेंस से रिलेटेड किसी चीज में या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी चीज में। देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है कि जो सिक्किम स्टेट है वहां की सरकार चाहती है कि वो एक नई प्रकार की जो टेक्स्ट बुक है उनको अपने स्कूल में चलाए, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को इस प्रकार की टेक्स्ट बुक का स्टाइल और कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी यूनियन गवर्नमेंट से नई टेक्स्ट बुक को लॉन्च करने से पहले? तो जी हाँ, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है सिक्किम को लेना, क्योंकि जो एजुकेशन है वो स्टेट अकेले का सब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई थी, एक होती है यूनियन लिस्ट जिसमें डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेकंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जैसे पुलिस हो गई, तो वहां पर
स्टेट की चलती है, लेकिन एक थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर निर्णय लेती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों के निर्णय मैच नहीं खाते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहता है नई टेक्स्ट बुक लाना, और जो ये सिक्किम यूनियन गवर्नमेंट है ये टेक्स्ट बुक नहीं पसंद कर रहा है, तो इस केस में लास्ट में किसकी चलेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात मानी जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, वहां पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाई है स्टेट पुलिस को लेते हुए। किसके रिस्पॉन्स में? नक्सलवादी जो लोग हैं उनके रिस्पॉन्स में, जो अटैक कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में क्या प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स को कि आप ऐसा मत करो या ऐसा करो, क्या बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। इस मामले में प्राइम मिनिस्टर जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस हर राज्य की अलग होती है और पुलिस सब्जेक्ट आता है स्टेट के अंदर। तो स्टेट को ही यहाँ पर राइट्स हैं कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे, पुलिस सब्जेक्ट पे जो भी उसके मतलब डिसीजंस हैं वो ले सके। ठीक है, यहाँ पर हमें एक मैप दिखाई दे रहा है इंडिया इन 1947 में, कुछ इस प्रकार का दिखता था इंडिया 1947 में। देखिए जो स्लैश करके आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं वो एरिया है पाकिस्तान, इंटायर सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब, बंगाल, बहावलपुर स्टेट। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं इस प्रकार की लाइन से। और ये जो डॉट डॉट हैं ये है इंडियन प्रोटेक्टेड स्टेट्स। तो मेजोरिटी ये सारी स्टेट्स इंडियन प्रोटेक्टेड स्टेट्स थी। ये वाला एरिया थोड़ा सा अपना कहाँ चला गया, पाकिस्तान वाला, और ये भी। और फिर हम देखते हैं कि 1971, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ ईयर, थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप चेक करिएगा, तो यहाँ पर बांग्लादेश को भी आज़ादी मिल गई थी। किससे? इस पाकिस्तान से। और बांग्लादेश फिर एक अलग कंट्री बन गया था। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के टाइप्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और किस प्रकार से कंट्री फेडरल कंट्री बनेगा। अब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।